नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और कहा, मतलब मंतव्य ये था कि दाम नीचे आए और जनता को राहत मिले। राज्य सरकारों को भी कुछ दायित्व होते हैं, वो वेट लगाते हैं। लेकिन राजस्थान में, राजस्थानी क्यों, सारे राज्यों को ले हम जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, केंद्र और राज्य के बीच में सियासत चल निकली। हम राजस्थान को ही संदर्भ माने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरीके से केंद्र जो है वो आंखों में धूल झोंक रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजस्थान ने वेट नहीं घटाया है, जनता को राहत। अब राहत कितने दिन की रहेगी, लेकिन सियासत पूरी तरीके से परवान पर है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आशीष चतुर्वेदी जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से गजेंद्र सिंह सांखला जी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हमारे सहयोगी संजय कौशिक जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं। कोठारी साहब, दोनों राजनीतिक प्रतिनिधियों को हमने सुन लिया, उनकी अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम आपसे समझें कि क्या ये जो सरकार ने घटाई है एक्साइज ड्यूटी, और ये सोचकर घटाई है कि महंगाई जो है वो थोड़ा सा परेशान कर रही है, क्या उस पर अंकुश लगेगा सिर्फ एक कदम से, या अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है? जी अभिषेक जी, सरकार ने जो कम करा है, केंद्र सरकार ने जो कम करा है, निश्चित रूप से महंगाई कम होगी, पर इतनी कम नहीं होगी कि आप और मैं खुश हो जाए। कम तो होगी। जो कैट है, कैट का ये ऑब्जर्वेशन ये है कि कम से कम 10% महंगाई में कमी आएगी, पर 10% कैसे आएगी वो एक अलग इश्यूज है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पर अब यहाँ सवाल जो उठता है अभिषेक जी, जो मैं आपसे सबसे कहना भी चाहता हूँ आपको, कि एक तरफ हम विकास की बात कहते हैं, दूसरी तरफ साधन हमारे पास में होते नहीं है, तो साधन सरकार लाए कहां से? क्योंकि सरकार ने, वो केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो, ये सभी साधनों की कमी का जो एक तकलीफ है ये भोग रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर, कि केंद्र सरकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था वो पूरी तरह फेल हो गया। ठीक है सर, और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले 8 सालों में जो देश में जो तरक्की हुई है, और सारी बातें छोड़ दीजिए, जो रोड नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम सरकार के पक्ष में हैं या विपक्ष में, उससे ऊपर अगर बात करें तो मानना पड़ेगा हम लोगों को कि पिछले 8 सालों में देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर रोड सड़क, उसमें निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि जो पैसा कहां से आएगा सर, क्योंकि हमारे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फेल हो चुके हैं। उदाहरण के लिए अभी LIC का IPO आया था सर, सरकार को यह उम्मीद थी कि उससे 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, वो उतना नहीं हो गया, शायद 15-16,000 करोड़ के ऊपर रह गया। सो आप विकास की बात कहते हैं, पैसा आपको जुटाना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार राज्य की है, सरकार केंद्र की है, ये पूरे देश के अंदर इन लोगों का एक जो प्रोग्राम चल रहा है कि इस देश की जनता को हम कैसे पंगु बनाएं, कैसे सब्सिडी के जरिए इनको इनकॉम्पो बनाएं, वो प्रोग्राम मेरी समझ में नहीं आता है। ये राहत की बात कहते हैं, मैं कहता हूं उनको सामर्थ्य दीजिए, उनको सक्षम बनाइए। हम इसी चीज को आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है कि बार बार सरकार कहती है कि इतने करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया और कोरोना काल में, बात ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने अभी जो पैसा घटाया है, वो पैसा तो जो बढ़ाया है वो आपने वापस कर लिया है, तो क्या जनता की आमदनी कैसे बढ़ गई? और ये जो बढ़ा दिया, घटा दिया, इससे जनता की आमदनी पर क्या फर्क पड़ गया? जनता की जेब में तो तब भी पैसे नहीं थे जब 96 रुपए लीटर पेट्रोल आप दे रहे थे, और जब आप 105 रुपए दे रहे हैं, 110 तब भी नहीं है। अभिषेक जी, इसके 2 पहलू हैं। मैं फिर डिवीजन करना चाहता हूं कि अगर ये प्राइस 200 रुपए लीटर भी हो जाए, हाँ, तो भी मेरे को अपने काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। मेरे पास पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो CNG था, उसकी प्राइसेस भी सरकार ने बढ़ा दी है। सुनिए मेरी बात, तो सरकार, जनता के पास में आमदनी है या नहीं, ये सेकेंडरी इशू है। इशू ये है कि भैया काम पे जाना है, अस्पताल जाना है, पेट्रोल से लगेगा तो जो 200 रुपए लीटर तो भी मैं खर्च करूंगा उसके अंदर, वो मेरी मजबूरी है। रही बात सरकार की जो एफर्ट्स, मैं आज भी देखने की कोशिश करता हूं कि ना केंद्र के अंदर ना राज्य सरकार के अंदर इतनी संवेदनशीलता बची हुई है कि हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। राजस्थान के बारे में आप खुद कह चुके हो
कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तात्पर्य ये कि सरकार है तो उसका वजूद होना चाहिए, उसका इंकलाब जिंदा रहे, और इंकलाब जिंदा इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि हमने झंडा उतार दिया, झंडा लगा दिया। इंकलाब इस बात पे रहना चाहिए। हम आएंगे, साखला साहब आपके पास आएंगे, साखला साहब आपके पास आएंगे, है ना। तो तात्पर्य ये है सर, ये जो महंगाई का जो दंश है, जहां एक और पेट्रोल और डीजल की मांग इन इलास्टिक है, उसमें आप 1000 रुपए बढ़ा दीजिए तो भी उसकी डिमांड कम होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। वही दूसरी मैं आपसे कहना चाहता हूं अभिषेक जी कि जो रोजगार के प्रोग्राम होने चाहिए थे वो नहीं है, और नतीजा ये है कि सरकार किसी की भी हो, आप झंडा बदल दीजिए, रंग बदल दीजिए, पर बेसिक इश्यूज सरकार के सामने वही रहने वाले हैं, बेरोजगारी, गरीबी। असल समस्या कोठारी साहब यही है, असल समस्या यही है कि असल मुद्दों से सामना नहीं किया जा रहा है, अपनी अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश हो रही है। ये जो घटत बढ़त हुई है, इसमें भी साफ समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार अपनी छवि को दुरुस्त करना चाहती है। अभिषेक जी, अपन बिना किसी राजनीति के बात करें तो आज किसी भी राज्य सरकार की हालत ऐसी नहीं है कि वो जनता को रिलीफ दे सके। जी ठीक है सर। मैं राजस्थान सरकार की बात कर लूं सर, वर्तमान में सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है, कर्ज की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि जो टोटल कर्ज होता था उसका 30% ये सरकार ले चुकी है अभी तक सर, और ये हालत और भी विकट होने वाली है, क्योंकि सरकार का काम जिस हिसाब से हम लोग एक यूं कह लीजिए कि समाज को रिलीफ देने के चक्कर में समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से खोखला करे जा रहे हैं सर, उसकी कीमत कौन चुकाएगा सर। सरकार की इच्छा बिल्कुल मानते हैं कि अच्छी हो सकता है कि हम सबको सामाजिक सुरक्षा दें, सबको एक मेडिकल फैसिलिटी दें, पर इसका पैसा आएगा कहां से सर। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अलावा अब आप देखेंगे तो किसी भी राज्य सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने हिस्से की कर या दर में वो कमी कर सके। आप जो मर्जी कह लीजिए, सरकार की मजबूरी समझिए, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, इतना कर्ज हम लोग ले चुके हैं। और वेट, और इसके लिए एक ऐसी राशि है जिसमें मुझे कोई कर्ज का ब्याज नहीं देना है सर। आप देखिए कितने हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार को आज इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है। बल्कि मैं तो चाहूंगा पत्रिका टीवी कभी इस बात को भी उठाए कि आखिरकार ये सरकार की स्थिति आर्थिक इतनी खोखली कैसे तो इसके पीछे आपके मिलने क्या मैंडेट है? कोठारी साहब, यदि हम कर्जा ले रहे हैं और कर्जा जिस काम के लिए ले रहे हैं वो हल नहीं हो रहा है, वो हम उससे प्रतिफल नहीं ले पा रहे हैं और कर्जा लिए जा रहे हैं, तो फिर इसके लिए दोषी कौन? मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, सरकार। निश्चित रूप से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सर। आपको सरकार की इच्छा बहुत है कि साहब हर गरीब व्यक्ति को 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाए सर। वहीं आप डिस्कॉम का जो बढ़ता हुआ घाटा देखेंगे, आपको धक्का न लगे तो आप नाम बदल दीजिएगा सर। इतना महंगा, वो इतने महंगी दर पे बिजली खरीद कर मुझे नहीं लगता है सरकार को रिलीफ देने की कोशिश कर रही किसी की। दिल्ली सरकार ने कहा था ना कि सबको फ्री बिजली देंगे, वो सरकार पलट गई है। वो क्या कहती है, जो मांगे उसको देंगे, यानी सरकार को समझ में आ गया है कि मुफ्त का चंदन, और चंदन ही नहीं बचेगा तो क्या घिसकी आप लोगों को बांटोगे। तो तात्पर्य यह है सर कि किसी सरकार को इतना संवेदनशील न हो जाए कि वो खुद संविदा के पात्र बन के रह जाए। तात्पर्य यह है सर कि किसी न किसी जगह आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भैया ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, इसके नीचे में नहीं जाऊंगा, हम इसको ऐसे समझें, नाराज हो जाए। हम इसको ऐसे समझें सर, हमारा राष्ट्र श्रीलंका तो खैर कभी नहीं बनेगा, लेकिन कुछ राज्य जो है वो श्रीलंका जैसी स्थिति में है। नहीं सर, मैं आपको निवेदन कर दूं कि हमारी हालत कमोबेश वैसी ही होने वाली है सर। ठीक है, वो आप सरकार, चूंकि हमारी चुनी हुई सरकार है, फॉरेक्स बहुत ज्यादा हमारे पास में, हम शायद कुछ समय इसको जेल जाएंगे, पर वो राज्य सरकार हो, वो केंद्र सरकार हो, जब तक आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, और मजबूती का एक ही तरीका है सर कि आप रचनात्मक रोजगार पैदा करिए। नरेगा वाला रोजगार नहीं होता सर। जब तक आपकी यहाँ क्लाइमेट इंडस्ट्रीज का ना बनेगा, उद्योग नहीं बनेगा, तब तक आप रोजगार नहीं पैदा कर सकते। और जब तक रोजगार, हमने रोजगार पैदा किए ना, हमने रोजगार पैदा किए ना, हमने बजरी माफिया पैदा किए, हमने तमाम माफिया पैदा किए हैं, हमने तो इस तरीके के रोजगारों में अपना निवेश किया है, और इसमें सर्वदलीय लोग शामिल हैं, कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं। हमने तो ये रोजगार पैदा किए। सर, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाऊं तो हमें परीक्षा में पेपर लीक करना, गिरोह पैदा करना, वो भी तमाम किस्म के माफिया हमने पैदा कर लिए। मैं आपके व्यंग्य को समझ रहा हूं सर, पर मैं आपको ये भी आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों पार्टी बैठ जाए, सोच लें कि राज्य को, राजस्थान को कहां लेके जाना है। अशोक गहलोत सरकार आज है, कल नहीं है, पर विरासत में बीजेपी के लिए क्या छोड़ के जाएंगी वो भी हम सोच लें। या सरकार रिपीट होती है तो भी हमें सोचना चाहिए कि आर्थिक स्थिति इतनी खोखली हो चुकी राजस्थान की, ये सरकार जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। जी
क्योंकि आप लोकप्रिय फैसले करते तो हैं, पर उसका बेसिस क्या है सर? जी, हमने पेंशन फंड को फैसला आप देखिए, उसको भी हमें रिव्यू करना चाहिए। जी, सवाल यही है कि हम जो कर रहे हैं, जो कर्जा ले रहे हैं, क्या वाकई में जिस काम के लिए ले रहे हैं वो काम हो रहे हैं? राजस्थान के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति में, जब सरकारें राजस्व का रोना रो रही हैं कि साहब हम पैसा कहां से लाएं? अभिषेक जी, आर्थिक रूप से देखें तो आने वाला दिन को शुभ मंगल नहीं नजर आता मेरे को, क्योंकि सरकार के खजाने खाली हैं और सरकार घोषणा पे घोषणा करती जा रही है। तो आई डोंट फोरसी अ गुड फ्यूचर फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान सो फार फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आर कंसर्न। पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं कहता, पॉलिटिकल कौन है इनका है, और आम जनता को जो रिलीफ हम सोचने कर रहे हैं रोजगार के संदर्भ में, वो अभी मिलते नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार का फोकस वहां नहीं है। सरकार का फोकस बयान पे बयान और प्रति बयान पे। आप देखें, कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ, उसमें भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि राजस्थान में रोजगार कैसे हो, आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े। वहां तो आप कहना नहीं चाहिए, पर ये सिर्फ ये चिंतन शिविर या चिंता शिविर या इस तरीके की चिंताएं कम दिखाई दे रही हैं। सच्चाई तो यही है कोठारी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग तो बाकी सब चिंताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाथों को काम कैसे मिले उस और सरकारें थोड़ा उस गंभीरता से तो नहीं सोचती दिख रही। समय कम है, 40 सेकंड। संजय कौशिक जी, एक फाइनल कमेंट्स। देखिए, जितने तरह के चिंतन शिविर हैं और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई है, वहां इनको आम लोगों से फीडबैक जो कार्यकर्ता लेकर आते हैं वो मिलता है, उनका बड़ा असर होता है। उसका असर देखने को भी मिला है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक के बाद एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई, लेकिन इन सब का आधार जो है वो चुनावी है, राजनीतिक है, और जब तक ये चुनावी और राजनीतिक रहेगा जनता को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये थोड़ी घोषणाएं हैं जो लगातार होती रही हैं, होती आई हैं। अभी वापस से पैसे बढ़ने कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुए तो 4 महीने तक पैसे नहीं बढ़े, और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद 9 से 10 रुपए बढ़ गए। तो ये जो स्थिति है ये निश्चित तौर पर कहती है कि इनको रिलीफ देने की कोई मंशा नहीं है। संजय जी, अब समय बीत चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।